विद्यार्थियों नमस्कार, मैं डॉक्टर दिपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म स्पीड हायर एजुकेशन पर आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, आपका अपना एक और YouTube प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है, जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, केमिस्ट्री बाय डी शर्मा। आप इस YouTube चैनल पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको पिछले 12 वर्षों के प्रश्नों के सॉल्यूशन यानी कि हल मिलेंगे। कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री एमपी बोर्ड के। तो विद्यार्थियों, अब आने वाले कुछ समय में आप मेरे साथ यानी डॉक्टर दिपेंद्र कुमार शर्मा के साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बने रहेंगे और हम बात करेंगे वहां पर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा उन टॉपिक्स के बारे में। क्लास 12 यूनिट का नाम है 4 इकाई 4 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी और एफ ब्लॉक के तत्व, जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के हल देखेंगे। और इस वीडियो में ये जो हल तैयार किए गए हैं विशेष रूप से फॉर एमपी बोर्ड स्टूडेंट यानी माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के अंतर्गत आने वाले जितने भी विद्यालय हैं उन स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए। और इस वीडियो लेक्चर में हम हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में बैक टू बैक क्वेश्चंस को देखेंगे, एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन को, वन वर्ड टाइप्स के क्वेश्चन को, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का हल देखेंगे। विद्यार्थियों, वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें। लाइक करने में कंजूसी ना करें। अपने क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और जो आप कमेंट करेंगे उस कमेंट का जवाब भी हम आपको बिल्कुल देंगे। साथ ही अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और हमेशा की तरह हम आपके साथ बने रहें और नए नए वीडियो लेक्चर लेकर आते रहें। तो विद्यार्थियों, देर ना करते हुए हम चलते हैं सीधे सॉल्यूशन की ओर। और प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्न पहला क्या कह रहा है? तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी संक्रमण तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो देखो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए, आप पहचान सकते हो कौन सा ऑप्शन है होगा। तो यहां पर हम देखें तो संक्रमण तत्वों का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में आप डिस्कस करोगे, बात करोगे, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। सी ऑप्शन यहां पर क्लियर हो जाएगा। क्या होता है? n-1 d1 to 10 होता है और ns जनरली 2 होता है। पर विद्यार्थियों, इसको भी सुधार कर लीजिए, इसको भी करेक्ट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ns 1 to 2 होता है। ध्यान रखना, ns 1 to 2 होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d1 to 10 यानी d में 1 से लगाकर 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और s में 1 से लगाकर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगला प्रश्न जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, दूसरा प्रश्न, सिल्वर नाइट्रेट प्रोड्यूस अ ब्लैक स्टेन ऑन द स्किन ड्यू टू। सिल्वर नाइट्रेट त्वचा पर काले दाग पैदा करता है क्योंकि, क्या कारण है कि वो ब्लैक स्पॉट छोड़ देता है? जब सिल्वर नाइट्रेट हमारी स्किन पर गिरता है ना, तो हमारी जो स्किन है, हमारी जो चमड़ी है, उसको क्या करेगा वो? तो हमारी स्किन का कलर क्या कर देगा? वो डार्क कर देगा। तो कारण क्या होगा डार्क करने का? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, इट्स रिडक्शन टू मेटेलिक सिल्वर। इसका धात्विक सिल्वर में अपचयन हो जाता है। तो डी ऑप्शन इसका एग्जैक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न ये है कि रीजन ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज। लेंथेनाइट संकुचन का मुख्य कारण क्या है? तो विद्यार्थियों, सबसे पहले लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट संकुचन को हम लोग समझ लेते हैं। लेंथेनाइट संकुचन क्या होता है? तो जैसे लेंथेनाइट सीरीज में हम लोग एटॉमिक नंबर 58 से एटॉमिक नंबर 71 यानी सीरियम से ल्यूटेडियम तक चलते हैं, तो चलने पर परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ एटॉमिक रेडियस यानी परमाणु त्रिज्या घट जाती है यानी कि डिक्रीज हो जाती है। तो इसमें एक कारण है उसका मुख्य कारण ये दिया हुआ है, ए नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल का नगण्य स्क्रीनिंग प्रभाव। अगला प्रश्न, इन FeCO5 the FeC bond proceeds
FeCO5 में FeC बंध निम्न गुण होते हैं। कौन सा गुण उसके अंदर पाया जाता है FeCO5 और Fe में? तो विद्यार्थियों बोथ सिग्मा एंड पाई करेक्टर, ध्यान रखना बोथ सिग्मा और पाई करेक्टर इसके अंदर होते हैं। क्यों भैया? तो देखो Fe तो ये रहा, Fe कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर रहेगा CO के साथ, तो जो CO है ना उस CO में यहां पर ऐसा बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। ये क्या कह रहा है? FeC बंध निम्न गुण होते हैं, तो कौन सा होता है? तो बोथ सिग्मा एंड पाई करेक्टर उसके अंदर पाया जाता है। यदि इसमें एक लाइन और ऐड कर दें कि भैया सिग्मा भी है, पाई भी है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, यानी कि उप सहसंयोजक बंध भी इसके अंदर पाया जाता है। या आपको जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है ना, इसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कि उप सहसंयोजक बंध भी कहते हैं। तो यदि आप पूछे तो उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजक बंध और कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी उप सहसंयोजक बंध दोनों पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, क्रोमाइल क्लोराइड परीक्षण किसकी उपस्थिति की पुष्टि करता है? क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ, तो ध्यान रखना क्रोमाइल क्लोराइड परीक्षण किसकी पुष्टि करता है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो यहां पर हो जाएगा आपका Cl नेगेटिव आयन। कौन सा आयन? Cl नेगेटिव आयन। तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस टेस्ट यूज्ड फॉर द कंफर्मेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन। किसके कंफर्मेशन के काम में आती है? Cl नेगेटिव आयन के कंफर्मेशन के काम में आती है। यानी क्रोमाइल क्लोराइड परीक्षण एक गुणात्मक विश्लेषण में यानी परीक्षण होता है जिसका उपयोग Cl नेगेटिव आयन के अनुरूपण के लिए किया जाता है। A sample of chlorine containing salt is heated with concentrated H2SO4. Presence of potassium dichromate dipped red vapor of chromyl chloride are evolves. क्लोरीन युक्त नमक के नमूने में को पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में सांद्र H2SO4 के साथ जब गर्म करते हैं जिससे कारण क्रोमाइल क्लोराइड का रेड कलर की वेपर्स हमें मिलती है। तो ये टेस्ट आप नोट डाउन कर लीजिए, परीक्षा में आ सकती है। तो क्या होगा? NaCl का रिएक्शन H2SO4 के साथ हुआ तो यहां बना सोडियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन हुआ हाइड्रोजन सल्फेट के साथ, तो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बना और यहां पर क्रोमियम ऑक्साइड बन गया। ये जो क्रोमियम ऑक्साइड है ना इसका रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक के साथ हुआ तो ये जो फॉर्मेशन हुआ इसको कहा जाता है क्रोमाइल क्लोराइड। इट इज अ डीप रेड वेपर और इस वेपर का कलर कौन सा होता है? रेड होता है। तो क्रोमाइल क्लोराइड का फार्मूला आप जरूर नोट कर लो, CrO2Cl2, और चाहे तो इस रिएक्शन को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। आपकी बुक में हो सकता है मिल जाए, नहीं मिले तो आप यहां से नोट डाउन कर लो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट डाउन कर लेना। चलो अगला प्रश्न, फार्मूला ऑफ मोर सॉल्ट, मोर लवण का सूत्र क्या है? तो विद्यार्थियों मोर लवण का जो सूत्र होता है मोर सॉल्ट का वो होता है FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस, ये ट्वाइस यहां ध्यान रखना, NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, यानी फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O। ये किसका फार्मूला होता है? मोर सॉल्ट का फार्मूला होता है। अगला प्रश्न, जर्मन सिल्वर एंड अलॉय ऑफ, जर्मन सिल्वर किसका अलॉय है? तो जर्मन सिल्वर के बारे में आप जरूर याद रखना किसका अलॉय है। तो ध्यान रखना जर्मन सिल्वर जो है वो कॉपर जिंक और निकल का अलॉय है। किसका? कॉपर जिंक और निकल का अलॉय होता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न, क्रोमियम का बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर विद्यार्थियों कितना होता है? तो 24 होता है। जब 24 हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो ध्यान रखना 4s1 3d1 हो जाता है। 4s1 3d1 कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी 4s1 3d5 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, 4s1 3d5 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इज अल्कलाइन मीडियम विल बी, क्षारीय माध्यम में पोटेशियम KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट का तुल्यांकी भार कितना होता है? तो कितना होता है आप पहचान सकते हो? तो इसका होता है 158.00 होता है। नोट डाउन कर लेना इस आंसर को, पहले आ चुका है एमसीक्यू के फॉर्म में। अगला प्रश्न, तो लेंथेनाइट व्हिच इज वाइडली यूज्ड, लेंथेनाइट जिसका व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है, तो लेंथेनाइट जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो कौन सा है? तो याद रखना उसका नाम है सीजियम, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न बहुत अच्छा सा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैलोडियम, गैलोडिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो गैलोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये दिख रहा है भैया, गैलोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो एटॉमिक नंबर उसका होता है 64। कितना होता है गैलोडियम का एटॉमिक नंबर? 64 GD।
64 होगा इसका, क्या होगा 64 होगा। तो 54 तो जिनॉन के हो गए, 54 4f7 5d1 और 6s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। तो 54 के बाद यहाँ गिनो तो 55 56 57 58 59 60 61 62 63 और 64, तो ऐसे मिलाकर टोटल इसका एटॉमिक नंबर 64 आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो अगला प्रश्न, ट्रांजिशन मेटल संक्रमण तत्व क्या होते हैं? तो रंगीन यौगिक बनाते हैं, फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, एक्सिबिट वेरिएबल वैलेंसी, परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तीसरा क्या रहेगा, फॉर्म द अलॉय, मिश्र धातु बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 13, एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक नंबर 29 विल बी द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक ऑन द पीरियोडिक टेबल। प्रश्न क्रमांक 13 क्या, परमाणु संख्या 29 वाला तत्व आवर्त सारणी में निम्नलिखित ब्लॉक का तत्व होगा। तो भैया कौन से ब्लॉक का? तो डी ब्लॉक का तत्व होगा। कौन से ब्लॉक का तत्व होगा? डी ब्लॉक का तत्व होगा। प्रश्न क्रमांक 14, विद इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज इन द 3D ट्रांजिशन सीरीज शील्डिंग इफेक्ट विल बी, यानी 3D संक्रमण श्रेणी में नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ परिरक्षण प्रभाव क्या होगा? तो ध्यान रखना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ हमेशा शील्डिंग इफेक्ट यानी परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा, अर्थात इंक्रीज होगा। प्रश्न क्रमांक 15, विच ट्रांजिशन एलिमेंट हैज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, किस संक्रमण तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक होती है? तो ध्यान रखना, इस सीरीज में बात कर रहा हूं। ये सीरीज कौन सी है? 3D सीरीज। कौन सी सीरीज है विद्यार्थियों? 3D सीरीज। 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट है? तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ध्यान रखना ये तत्व हैं। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 21, 22, 23, 24, 25। तो Mn जो है याद रखना, Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो कर सकता है। जिंक ओनली +2 शो करता है। टाइटेनियम +3 तक जा सकता है, स्कैंडियम टाइटेनियम होता है ना, और स्कैंडियम +2 भी जाएगा, +3। टाइटेनियम कभी कभी +4 भी शो करता है, ध्यान रखना। तो ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी मैंने, तो Mn हाईएस्ट +7, जिंक हाईएस्ट +2, टाइटेनियम हाईएस्ट +4 और स्कैंडियम हाईएस्ट +3। तो Mn सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी शो करता है? +7। तो विद्यार्थियों एक बात मैं आपको यहां बता दूं कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है? आपसे ऐसा प्रश्न पूछना है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है? तो ध्यान रखना, एक एलिमेंट है जिसका नाम OS, ऑस्मियम। ऑस्मियम ऑलवेज +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ऑस्मियम +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है, ये जरूर याद रखना आप लोग। चलो अगला प्रश्न, परिवर्तनशील संयोजकता किसके द्वारा दर्शाई जाती है? वेरिएबल वैलेंसी शोज बाय, तो डी ब्लॉक एलिमेंट यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के द्वारा शो की जाती है। प्रश्न क्रमांक 17, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर जनरली पैरामैग्नेटिक बिकॉज दे, संक्रमण तत्व आमतौर पर अनुचुंबकीय होते हैं। क्यों? तो उसका एक कारण है हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं, इसलिए उसमें अयुग्मित। तो जहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा? अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक, और जहां पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब क्या होंगे? डायमैग्नेटिक यानी कि प्रतिचुंबकीय। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 18, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स व्हिच आर, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स यानी तत्व वे तत्व होते हैं जो कि यूरेनियम से भारी होते हैं। याद रख लेना, हेवियर द यूरेनियम, यूरेनियम से भारी होते हैं। प्रश्न क्रमांक 19, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द क्रोमियम एटम इज, क्रोमियम परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? क्रोमियम एटम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 3, 4, 5, 6। कैसे निकालते? देखो देखते हैं हम लोग, मैं यहां पर बताता हूं। क्रोमियम, देखो इस प्रश्न को देखना, प्रश्न क्रमांक 19 को सॉल्व कर रहे हैं ना। क्रोमियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 हो गया। 24 हो गया तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? सर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, आगे क्या लिखे सर? 4s1 और 3d5। अब देखो s में कितना इलेक्ट्रॉन है? सर 4s में 1 है। 3d5 में कितने? तो देखो 3d5 में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5। अनपेयर्ड देखो टोटल, तो यहां देखो आप अनपेयर्ड कितने हो गए? सर 1 अनपेयर्ड है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6। तो ऑप्शन 6 है क्या? बिल्कुल 6 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे समझ में? चलो आगे 20वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरतलीय बनाता है?
तो आयरन भी बनाता है, कोबाल्ट भी बनाता है और Mn भी बनाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। 21वां प्रश्न, फेकोनी 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 फेकोनी, याद रखना फेकोनी, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं फेकोनी, आयरन कोबाल्ट निकल, फेकोनी यानी फेंकना। तो आयरन कोबाल्ट निकल क्या होगा भैया, ध्यान रखना, फेरोमैग्नेटिक होगा, लो चुंबकीय होगा, लो चुंबकीय होगा, यानी कि जो परमानेंट मैग्नेट होता है ना, उसमें किसका इस्तेमाल होता है, आयरन कोबाल्ट और निकल का इस्तेमाल होता है। चलो भैया अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Fe2+ आयन इज, Fe2+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। अरे भैया इसको भी निकाल लेते हैं, चलो 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 अभी देखते हैं। चलो हाँ, क्या प्रश्न कह रहा हो, अरे भैया रुक जा, ठीक, चलो क्या प्रश्न कह रहा, Fe2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालिए, यानी Fe2+ में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना है, क्या बताना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताना। देखो Fe के बारे में बात करते हैं, Fe का एटॉमिक नंबर 26, क्या होगा 26। अब 26 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे सर, 1s2, अरे भैया क्या हो गया, नहीं चल रहा, 2s2, क्या दिक्कत आ रही, ठीक, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है 26 का, एटॉमिक नंबर 26 है, गिन लो आप, 26 है। अब क्या कह रहा है Fe2+, अब 2+ से मतलब आपने 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गायब कर दिए, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 6। अब आ जाता हूं मैं डी के पास, देखो अब मैं आ गया हूं डी के पास, 1 2 3 4 5 और 6, ये तो आपका पेड़ हो गया, तो इसके बारे में तो बात करना ही, तो अनपेड कितने, 1 2 3 और 4 ऑप्शन है, बिल्कुल ये ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। अरे भैया क्या हो गया इसको, नहीं ऐसा, चल गया, ऐसा नहीं करने का, ठीक है, चलो ऑप्शन बी क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 23, इन विच ऑफ द कंपाउंड Mn शो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, किस यौगिक में Mn की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तो भैया इसमें होती है, किसमें होती है, KMnO4 में होती है, पोटेशियम परमैंगनेट में होती है, यहां पर Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कौन सी +7 में, यहां पर Mn+4 में, ध्यान रखना, यहां पर Mn+6 में, ठीक है, यहां पर Mn बताओ, ऑक्सीजन कितने 4, ऑक्सीजन कितने 4 दूना 8/3, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये भी काम हो गया ना, तो 8/3 ऑक्सीडेशन स्टेट है मैंने यहाँ की, तो Mn 2 ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा, ध्यान रखना कितने बताएगा, 2, 3 2 6 3 3 9 3 3 9 3, तो एक तो बताएगा विद्यार्थियों 3 और एक बताएगा 2, 3 2 6 7 8, बिल्कुल 2 तो 3 3 है और एक 2 है, 2 Mn तो 3 3 है और एक 2 बताएगा, ध्यान रखना, 2 तो +3 और एक हो जाएगा +2। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट, जिरकोनियम और हार्मोनियम की परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या किसके कारण समान होती है, द एटॉमिक रेडियस ऑफ द आयनिक रेडियस ऑफ जिरकोनियम हार्मोनियम आर सिमिलर ड्यू टू, तो इसका एक रीजन है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण ऐसा होता है, किसके कारण, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण ऐसा होता है। 25वां प्रश्न, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कलर्ड ड्यू टू, संक्रमण तत्व रंग प्रदर्शित करते हैं क्यों, तो उसका कारण हो जाएगा अनपेयर्ड इन डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण, सी ऑप्शन यहां पर एग्जैक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन विद्यार्थियों, सी ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरे भैया आज क्या दिक्कत आ रही है इसको, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना सी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट हो जाएगा। चलो आगे नेक्स्ट 26वां, स्टेबिलिटी ऑफ फेरिक आयन इज ड्यू टू, फेरिक आयन की स्थिरता किसके कारण होती है, तो हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल के कारण, आधे भरे हुए डी कक्षकों के कारण, ए ऑप्शन करेक्ट है। 27वां, मेटल्स फेकोनी आर नोन एज ए फेरस मेटल, अरे बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न, नोट कर लेना, नोट कर लेना, नोट कर लेना, बहुत अच्छा पॉइंट है। फेरस मेटल्स FeCONi आर नोन एज ए फेरस मेटल, धातु फेकोनी, धातु फेकोनी को फेरस धातु के रूप में जाना जाता है, नोट कर लो, फेरस धातु के रूप में जाना जाता है। अगला 28वां, आयनिक साइज ऑफ ट्राइवेलेंट केटायन आर डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, त्रिसंयोजक धन आयनों का आयनिक आकार परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ घटता है, याद रखना घटता है। आगे चलते हैं 29वां,
द ट्रांजिशन मेटल्स हैविंग लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो बेसिक नेचर, कम ऑक्सीकरण अवस्था वाली संक्रमण धातुएं क्षारीय प्रकृति की होती है। यानी यदि कहीं पर ऑक्सीडेशन स्टेट कम है तो वो बेसिक नेचर दिखाएगी, और यदि ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो वो एसिडिक नेचर दिखाएगी, याद रखना है। पॉइंट नंबर तीसरा, पोटेशियम डाइक्रोमेट इज अ शो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हिच गिव अ नेसेंट ऑक्सीजन। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक मजबूत ऑक्सीकारक एजेंट है। कौन सा एजेंट है, याद रखना, एक मजबूत ऑक्सीकारक एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि किसको देता है, नेसेंट ऑक्सीजन यानी कि नवजात ऑक्सीजन को देता है। ये भी याद रख लेना, जिंक 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 केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ध्यान रखना। 32वां प्रश्न, ए ब्लॉक एलिमेंट आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ए ब्लॉक तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 33वां, बिंदु क्रमांक 33वां, ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड एक्ट एज ए कैटलिस्ट। संक्रमण तत्व और उनके यौगिक उत्प्रेरक के रूप में हमेशा कार्य करते हैं या उनका उपयोग किया जाता है। 34वां पॉइंट, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी आंतरिक संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये याद रख लेना, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है, तो ये एफ ब्लॉक के तत्वों का है। n-2 F12 14 n-1 D1 2 n-1 n-1 D1 2 10, ये डबल बार प्रिंट हो गया, डबल बार प्रिंट हो गया, डबल बार प्रिंट हो गया, ये वाला मामला, इसको काट देना। तो एक तो ये लिखना आपको, दूसरा ये लिखना आपको, और तीसरा ये लिखना, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसको देख लेना। 35वां, पोटेशियम मैग्नेट का रासायनिक रूप है K2MnO4, और पोटेशियम परमैग्नेट पोटेशियम परमैग्नेट पोटेशियम परमैग्नेट पोटेशियम परमैग्नेट रुक जा भैया रुक, पोटेशियम परमैग्नेट KMnO4, पोटेशियम परमैग्नेट और पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4 होता है। डी 36वां प्रश्न, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक तत्वों को क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। 37वां, मरकरी इज अ लिक्विड एंड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1 एंड +2। ध्यान रखना, एकमात्र ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसी है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, और वो क्या है, पारा अर्थात मरकरी, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और +2 होती है। आगे स्टार्ट करते हैं। सभी संक्रमण तत्वों की सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। सभी जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स उनके जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 तो सभी होगी ही, यानी सब क्या शो करेंगे, +2। अगला 39, जिंक कैडमियम एंड मरकरी नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जिंक कैडमियम और मरकरी कभी भी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती नहीं है, उनकी सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो कौन सी, +2, ओनली 2 ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करती है। अगला प्लूटोनियम, 40वां पॉइंट, प्लूटोनियम यूज्ड एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। याद रखना आप लोग, किसमें काम में आता है वो, न्यूक्लियर रिएक्टर के काम में आता है। एंड इट्स फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक बम। तो प्लूटोनियम का उपयोग परमाणु अभिक्रिया में ईंधन के रूप में और परमाणु बम के निर्माण में किया जाता है। 41 पॉइंट क्या कह रहा है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स इजीली फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। संक्रमण तत्व आसानी से अंतरली यौगिक बनाते हैं, याद रखना भैया, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। विच इज द कलरलेस, Cu2 पॉजिटिव और Cu पॉजिटिव। तो ध्यान रखना, Cu2 पॉजिटिव जो होगा वो कलर लेस होगा, रंग को प्रदर्शित नहीं करेगा। एक मिनट, हाँ, Cu2 पॉजिटिव कलर शो नहीं, विच इज कलरलेस, अरे Cu पॉजिटिव इज कलरलेस, गलत हो गया, Cu पॉजिटिव कलरलेस होगा। देखो बता देता हूं तुम, कॉपर का एटॉमिक नंबर समझा देता हूं आपको। कॉपर का एटॉमिक नंबर, कॉपर की तरफ हम लोग चलते हैं। एलिमेंट आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो हम कहां गए, कॉपर के पास। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर, पहले सबको हटा दूं, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, बिल्कुल क्लियर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आखिरी वाला लिख रहा हूं मैं,
4s1 3d10। यदि आप s में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो Cu क्या बना लेगा? ओनली प्लस। यदि मैंने यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो Cu क्या बनेगा? 2 प्लस। तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन 3d10, यहां पर कॉन्फ़िगरेशन 3d9। आ रहा समझ में? अब जहां पर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो वो हमेशा रंगहीन होगा, यानी कलरलेस होगा, और जहां पर एक भी अनपेयर्ड है वो क्या शो करेगा? कलर शो करेगा, इसलिए रंगीन होगा। तो ध्यान रखना यहां पर Cu पॉजिटिव इज कलरलेस। इस आंसर को हटा देना। आंसर गलत भैया, टाइपिंग वाले ध्यान रखो, आंसर गलत हो गया है। जो हम देते हैं वही टाइप किया करो। विच इज द कलरलेस? Cu2 पॉजिटिव, और Cu पॉजिटिव क्या होता है? कलरलेस हो जाएगा। और Cu2 पॉजिटिव ये रंग बताएगा। क्या बताएगा? ये रंग बताएगा, ये रंग बताता, और ये रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। ध्यान रखना। अगला 43, in a reaction KMnO4 is replaced by K2MnO4, then what will be change in oxidation state of Mn? तो देखो अभी बताया था मैंने आपको, क्या बताया था? यहां पर किसी अभिक्रिया में KMnO4 को K2MnO4 में बदल दिया जाए तो Mn के ऑक्सीकरण में क्या परिवर्तन होता है? तो यहां समझाता हूं। Mn के ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर +7 है और यहां पर Mn के ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। तो क्या होगा? +7 से +6 में कन्वर्जन हो जाएगा। 44वां पॉइंट, विच सीरीज शो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, लैंथेनाइट और एक्टिनाइट? तो कौन सी श्रृंखला उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दिखाती है? तो उसका आंसर हो जाएगा एक्टिनाइट। एक्टिनाइट क्या होता है? कभी कभी +7 तक चली जाती है, कभी कभी जाती है ना, ध्यान रखना। चलो आगे 45, विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनम इज मोस्ट स्टेबल? लैंथेनम की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक स्थायी होती है? तो एग्जैक्ट आंसर इसका हो जाएगा +3। कौन सा हो जाएगा? +3। 46 पॉइंट, राइट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। ध्यान रखना अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट का तुल्यांकी बार 49 होता है। नोट कर लो, रट लो, याद कर लो, परीक्षा में आता है। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन Fe3+? Fe3+ में कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे? तो आंसर हो जाएगा 5। कितने? 5। कैसे बता देता हूं आपको मैं, बता देता हूं। कहां है भैया लाइट? ये रहा। Fe का परमाणु क्रमांक कुछ है क्या? समझो कुछ। Fe परमाणु क्रमांक 26। क्या है? 26 है तो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6। कितने इलेक्ट्रॉन भेजना है आपको? 3। कितने की बात हुई? 3 इलेक्ट्रॉन की बात हुई है ना। जब 3 की बात हुई तो 2 तो आप यहां से भगा दो और एक यहां से भगा दो, तो यहां क्या लिखोगे? 3d5 बचा। तो 3d5 मतलब एक एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 5। अगला नेक्स्ट 48, गिव द नेम ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड इन द क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। आंसर K2Cr2O7। क्रोमाइल क्लोराइड परीक्षण में प्रयुक्त ऑक्सीकरण एजेंट का नाम बताइए। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट। नोट कर लो, अच्छा प्रश्न है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। 49, आउट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिंक डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी। व्हाई? तो इट इज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। डी ब्लॉक के तत्वों में जिंक परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता। उसका प्रमुख कारण क्या है? तो डी ब्लॉक का फुलफिल होना। चलो आगे बात करते हैं। 50वां प्रश्न, लूनार कास्टिक क्या? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, याद रख लेना। लूनार कास्टिक क्या है? लूनार कास्टिक, व्हाट इज लूनार कास्टिक? लूनार कास्टिक AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को लूनार कास्टिक कहते हैं। नोट कर लो, फिर कह रहा हूं मैं, सिल्वर नाइट्रेट को लूनार कास्टिक कहते हैं। नोट कर लो। 51वां प्रश्न, इन डी ब्लॉक एलिमेंट जिंक डज नॉट एक्सिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये प्रश्न रिपीट हो गया है क्या? हाँ जी, रिपीट हो गया। डी फुलफिल होने के कारण ऐसा होता है। 52वां, व्हाट इज द अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ AgCl2 एंड Ki नॉन एज नेसलर रिएजेंट? याद कर लो, फिर कह रहा हूं याद कर लो, आ सकता है। HgCl2 और पोटेशियम आयोडाइड के क्षारीय घोल को क्या कहते हैं? तो नेसलर अभिकर्मक कहते हैं। नोट कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, नोट कर लो आप लोग इसको। अगला प्रश्न 53वां, कॉइन मेटल के नाम क्या है? कॉइन मेटल सिक्का धातु, हिंदी में याद रखना।
हिंदी में सिक्का धातु, हिंदी में सिक्का धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्का धातु कहते हैं। तो सिक्का धातु कौन होती है? गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर को सिक्का धातु यानी कॉइन मेटल कहा जाता है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ए ब्लॉक एलिमेंट्स। दुर्लभ मृदा तत्व कौन से होते हैं विद्यार्थियों? ए ब्लॉक तत्व होते हैं, बिल्कुल ए ब्लॉक तत्व होते हैं। नेक्स्ट, मेटल यूज्ड ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए प्रयुक्त धातु कौन सी है? निकल है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, रेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल है। कौन? निकल है। तो सर हाइड्रोजनीकरण क्या होता है? ये हाइड्रोजन को जोड़ना, उसको हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। कैसे? वेजिटेबल ऑयल खाया है? वेजिटेबल ऑयल, सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, राइस ब्रान, सब खाए होंगे आप लोगों ने। कुकिंग ऑयल जिससे बोलते हैं हम लोग। तो वेजिटेबल ऑयल यानी कुकिंग ऑयल्स में जब हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है निकल महाराज की उपस्थिति में, तो वनस्पति यानी वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति तेल से वनस्पति घी अर्थात डालडा घी बनता है। तो डालडा घी बनाने में क्या किया जाता है? तेलों के अंदर हाइड्रोजन गैस को भेजा जाता है। किसकी उपस्थिति में? निकल की उपस्थिति में। ध्यान रखना। 56वां, which of the following metals does not liberate hydrogen gas on reacting with acids? निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है? तो कॉपर। कौन सी? कॉपर। नोट कर लेना, कॉपर। 57वां, aqueous solution of which of the following ions is colored? निम्नलिखित में से किस आयन का जलीय घोल रंगीन होता है? तो Fe+ का घोल रंगीन होता है। और भैया रंगीन होने का कारण क्या है? इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन किसी में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। 58वां, which of the following gives yellow or brown precipitate with Nessler reagent? निम्नलिखित में से कौन से नेसलर अभिकर्म के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है? तो आंसर हो जाएगा Ki। नोट कर लो, अच्छा प्रश्न है। इसके बाद बैक टू बैक बहुत अच्छे से प्रश्न 59, 60, 61 और 62 नोट कर लो। पहले कह रहा हूं नोट करो, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया आप लोगों के लिए मैं। बहुत शानदार कलेक्शन है डी ब्लॉक का। ग्रेड विट्रॉल हराकसिस का फार्मूला फेरस सल्फेट .7s2। ब्लू विट्रॉल नीला कसिस। भैया क्या बात हो रही? हराकसिस, 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 हराकसिस का फार्मूला FeSO4.7s2। नीले कसिस का फार्मूला, ब्लू विट्रोल का फार्मूला CSO4.5s2। व्हाइट विट्रोल का फार्मूला जिंक SO4.7s2 और मोहर सॉल्ट का फार्मूला FeSO4.NH4 ट्वाइस SO4। आयरन सल्फेट और अमोनियम सल्फेट फार्मूला है। ये नोट कर लो, फिर कह रहा हूं बहुत काम की चीज है, ये बहुत काम का प्रश्न है, ये ध्यान रखना। प्रश्न क्रमांक 63 63 एज एन इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोटेक्टिव कन्वर्जिंग व्हाट मेटल इज यूज्ड? इलेक्ट्रोप्लेटिंग सुरक्षात्मक आवरण के रूप में किस धातु का उपयोग होते हैं? तो ध्यान रखना इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्रोमियम का उपयोग होता है। जैसे गैल्वेनाइजेशन में जिंक का उपयोग होता है ना, वैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्रोमियम का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना। 64वां, व्हाट हैपेंड टू द एटॉमिक साइज ऑफ लैंथेनाइड एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस? परमाणु संख्या बढ़ने पर लैंथेनाइडों के परमाणु आकार में क्या होता है? तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि उनके आकार द रेडियस डिक्रीज, त्रिज्या घटती जाती है। डी ऑप्शन हो जाएगा। 65वां प्रश्न, लैंथेनाइड का अंतिम तत्व क्या है? तो ल्यूटेटियम। कौन सा है? सीरियम। सी से चालू होता है सीरियम और आखिरी ल्यूटेटियम 71 तक है। 68 बेयर अभिकर्मक निम्नलिखित में से कौन सा? याद रखना, याद रखना। अल्कलाइन केमिनोफोर को बेयर अभिकर्मक कहते हैं। अल्कलाइन केमिनोफोर, क्षारीय केमिनोफोर को हम लोग बेयर अभिकर्मक के नाम से जानते हैं, याद रख लेना इसको। अगला प्रश्न 87 AgCl निम्नलिखित में से किस परीक्षण में पास नहीं होता है? AgCl फेल्स टू पास व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट? तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, याद रखना। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में AgCl का जो परीक्षण वो पास नहीं होता है, सिल्वर क्लोराइड का। नेक्स्ट 68 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस इज द रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अलॉय बाय ट्रांजिशन एलिमेंट? संक्रमण तत्वों एवं तत्वों द्वारा मिश्र धातुओं का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सा कारण जिम्मेदार है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा। दे हैव नियरली सेम एटॉमिक साइज, उनका परमाणु आकार लगभग समान होता है।
69 लेंथेनाइट संकोचन में वृद्धि का कारण क्या है? तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू द इंक्रीजिंग इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बी ऑप्शन हो जाएगा, प्रभावी परमाणु संख्या के कारण ऐसा होता है। 70वां प्रश्न, जिरकोनियम एंड आफ्नियम हैव द ऑलमोस्ट इक्वल एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस बिकॉज ऑफ, क्यों होता है? लेंथेनाइट संकोचन के कारण। प्रश्न रिपीट हो गया, पहले आ चुका है। 71वां, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द आयंस हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो Fe3 पॉजिटिव और Mn2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, क्यों होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। Fe का एटॉमिक नंबर 26 और Mn का एटॉमिक नंबर 25। क्या होगा इसमें कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6, इसमें कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d5। क्या कह रहा है? Fe3 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन निकालना? दो तो यहां से निकाले और एक यहां से निकाला, मतलब क्या हो जाएगा? आउटर मोस्ट 3d5 हो जाएगा। Mn2 प्लस मतलब दो यहां से निकाल दिए, तो आखिरी में क्या बचा? 3d5। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाएगा, लास्ट में 3d5 बच जाएगा। नेक्स्ट, मोहर सॉल्ट क्या है? तो एक डबल सॉल्ट है। मोहर सॉल्ट एक डबल सॉल्ट होता है, याद रखना। मोहर सॉल्ट आल्सो रिफर्ड टू द अमोनियम आयरन, ध्यान रखना। मोहर सॉल्ट इज रिफर्ड टू द अमोनियम आयरन थर्ड सल्फेट is an inorganic compound whose chemical formula is represented as। मोहर लवण जिसे अमोनियम आयन थर्ड सल्फेट के रूप में भी जाना जाता है, और इसका फार्मूला यहां पर हमने रेड जो लेटर है उससे डिनोटेड कर रखा, आयरन सल्फेट अमोनियम सल्फेट डॉट 6s2 ध्यान रखना। चलो आगे। और मोहर लवण को डबल सॉल्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो चीजें होती है, एक तो अमोनियम सल्फेट और फेरस सल्फेट होने के कारण। 73वां प्रश्न, संक्रमण धातु आयनों का रंग समान तरंगदैर्घ्य के अवशोषण के कारण होता है, इसके पीछे के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो इसका रीजन दिया हुआ डी ऑप्शन, डी ट्रांजिशन के कारण ऐसा होता है। कौन से ट्रांजिशन? डी ट्रांजिशन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कॉपर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ जिंक बिकॉज। तांबे का गलनांक जिंक से अधिक होता है, क्यों? तो कॉपर इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन द मेटलिक बॉन्डिंग। तांबे में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? धात्विक बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। आगे चलते 75वां प्रश्न, इन डाइक्रोमेट एनायन, डाइक्रोमेट एनायन एंड Cr2O7 नेगेटिव क्या होते हैं? तो 6 CrO बॉन्ड होते हैं उसमें। कितने? 6 CrO बॉन्ड उसके अंदर पाए जाते हैं और बराबर होते हैं सभी। 76, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गोल्ड? ध्यान रखना, सोने का ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा +1 होती है। कौन सी होती है? +1। +1 सबसे ज्यादा होती है, दो भी शो कर सकता है पर +1 सबसे ज्यादा शो करता है। 77वां, व्हिच मेटल हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो मरकरी, पारे का। नेक्स्ट, व्हिच मेटल हैज द हाईएस्ट डेंसिटी? किस धातु का घनत्व सबसे ज्यादा होता है? तो अभी हमने बताया था ओस्मियम के ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज्यादा होता है और उसका डेंसिटी भी ज्यादा होती है। 79, व्हिच ट्रांजिशन मेटल कैन शो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट? अभी मैंने कहा था कौन से संक्रमण धातु सबसे उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है? ऑस्मियम कितनी? +8 तक जाती है। 80वां प्रश्न, व्हेन KMnO4 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन अल्कलाइन मीडियम द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn डिक्रीजेस बाय। जब KMnO4 क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में कार्य करता है तो Mn की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी कम होती है? तो 3 तक कम हो जाती है। 81, विद्युत फाइबर बनाने में किस धातु का उपयोग होता है? व्हिच मेटल यूज्ड द मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल फाइबर्स? तो टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है, याद रखना। एक्सप्लेन, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द टंगस्टन इज वेरी हाई 3422 डिग्री सेंटीग्रेड। इट हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग ऑल द मेटल्स। दिस प्रॉपर्टी ऑफ टंगस्टन मेक्स एक्सीलेंट for use of the filaments in light bulb as can be resist high temperature। यानी हम कहे टंगस्टन जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसमें क्या होता है? इसका जो उपयोग होता है तंतु बनाने में किया जाता है, बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है। विद्यार्थियों, हम कुछ शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन के आंसर भी हम लोग देख रहे हैं इसके अंदर। जो महत्वपूर्ण प्रश्न उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ज्यादा प्रश्नों को नहीं देखेंगे, कुछ ही प्रश्न है। पहला प्रश्न है, actinide contraction is greater from elements due to elements than lanthanide contraction। why? lanthanide संकुचन की तुलना में एक तत्व से दूसरे तत्व में actinide संकुचन अधिक होता है, क्यों? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। उसका मेन रीजन होता है शेडिंग इफेक्ट। देख लेते हैं। दिस इज ड्यू टू पुअर शेडिंग इफेक्ट बाय 5f इलेक्ट्रॉन इन द actinide देन दैट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन इन द lanthanides। यह लैंथेनाइड में 4f इलेक्ट्रॉनों की तुलना में एक्टिनाइड में 5 इलेक्ट्रॉनों का द्वारा खराब परिरक्षण प्रभाव दर्शाया जाता है, इस कारण से ऐसा होता है। प्रश्न क्रमांक 2, एक्सप्लेन Cu2 पॉजिटिव इज कलरलेस बट Cu2 पॉजिटिव इज कलर्ड बाय।
समझाइए कि Cu पॉजिटिव रंगहीन होता है जबकि Cu2 पॉजिटिव रंगीन होता है, क्यों? तो अभी हमने कहा कि Cu पॉजिटिव में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं और Cu2 पॉजिटिव में कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं और इसमें सभी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। अगला, why are Mn2 positive compound more stable than the Fe2 positive towards oxidation to their +3 oxidation state? Mn3+ यौगिक के ऑक्सीकरण के प्रति Fe2 पॉजिटिव की तुलना में अपनी +3 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थिर करता है, क्यों? तो देखो Mn2+ has the stable electronic configuration Ar4d035 and they do not easily change to Mn3+. Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar4s036 on oxidation from Fe3+ Ar4s036 are more stable configuration. Mn2+ की स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है और दूसरे का नहीं होता है, इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं? तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं? तो मोस्ट ऑफ द, देखो अंतरली यौगिक क्या होते हैं, संक्रमण धातु ऐसा क्यों करती है? तो मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म एन इंटरस्टिशियल कंपाउंड एट अ हाई टेंपरेचर विद एटम्स ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन एक्सेट्रा। अधिकांश संक्रमण तत्व उच्च तापमान पर गैर धात्विक तत्व जैसे हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन आदि के परमाणु के साथ अंतरली यौगिक बनाते हैं। अतः इन गैर धात्विक तत्वों के छोटे परमाणु संक्रमण तत्वों के क्रिस्टल जालक के अंतरालीय रिक्त स्थानों फिट हो जाते हैं, इसलिए वह इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। मिश्र धातु क्यों बनाते हैं? तो मिश्र धातु बनाने का कारण है कि उसमें मेटेलिक बॉन्ड का कैरेक्टर्स पाया जाता है। एक और अच्छा सा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6, टाइटेनियम, इरिडियम और क्रोमियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्यों? तो क्यों है? तो उसका कारण क्या है कि फॉर टाइटेनियम, इरिडियम और क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकी जो नेगेटिव होती है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि इनका जो वैल्यू होती है वो ज्यादा नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। चुंबकीय आघूर्ण की इकाई याद रखना बोर मैग्नेट्रॉन, याद बोर मैग्नेट्रॉन। लेंथराइट कॉन्ट्रैक्शन आप लोग जानते हो कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होना लेंथराइट कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। चलो आगे चलते हैं, और कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ? हाँ, संक्रमण तत्व क्या है? धात्विक गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं? तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं? जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ध्यान रखना। और मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं। कौन सा कैरेक्टर शो करते हैं? मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं। जनरल फार्मूला इसका ये होता है n-1 d1 to 10 ns1 to 2 होता है। चलो आगे, संक्रमण धातु में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। कौन से? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। संक्रमण तत्व आसानी से अलॉयज का फॉर्मेशन भी कर लेते हैं, क्योंकि उनमें वो जो d ऑर्बिटल होता है वो अनपेयर्ड कंडीशन में होता है। रेडियस ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयन इज स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ Mn2 पॉजिटिव आयन। व्हाई? Fe2+ आयन की त्रिज्या Mn2+ आयन की त्रिज्या से छोटी होती है, क्यों? तो उसका कारण देखो यहाँ दिया हुआ है, Fe यानी 26 का परमाणु क्रमांक Mn 25 के परमाणु संख्या से अधिक होता है, अतः परमाणु संख्या के उच्च मान के कारण लोहे के नाभिक में अधिक प्रोटॉन होते हैं। देखो, द एटॉमिक नंबर ऑफ Fe226 इज मोर देन द एटॉमिक नंबर ऑफ Mn25 ड्यू टू हायर वैल्यू ऑफ एटॉमिक नंबर आयरन न्यूक्लियस कंटेन मोर प्रोटॉन्स, हेंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटरमोस्ट ऑर्बिटल इज मोर। इसलिए नाभिक और सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल अधिक हो जाता है। अतः नाभिक के मजबूत आकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉन बादल अंदर की ओर उसे खींचते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप Fe2+ आयन का आकार Mn2+ आयन के आकार की तुलना में छोटा हो जाता है। संक्रमण धातु में जटिल यौगिक बनाने की क्षमता क्यों होती है? क्योंकि उनका कारण है छोटा साइज होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है ना, और एक और प्रमुख कारण होता है उसमें अनपेयर्ड d ऑर्बिटल। जिंक, कैडमियम और मरकरी संक्रमण तत्वों के गुण नहीं दर्शाते, क्यों? क्योंकि उनका जो d ऑर्बिटल होता है फुल फिल्ड होता है, d ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ रहता है, इसलिए। टाइटेनियम को आश्चर्यजनक धातु क्यों कहते हैं? टाइटेनियम सफेद और चमकदार होती है, ये बहुत मजबूत होती है, स्टील से भी ज्यादा मजबूत होती है और इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। जिंक प्रतिरोधक क्षमता होती है, रेजिस्टेंस फॉर रस्टिंग होती है, इसलिए इसको वंडर है मेटल्स यानी आश्चर्यजनक धातु कहते हैं। लेंथराइट और ऑक्टिनाइट के बीच में 5 अंतर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये डिफरेंस यहाँ पर दिए हुए हैं। हमारा एक और वीडियो लेक्चर केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर इसी यूनिट का पिछले 12 वर्षों के यानी कि 2013 से लगाकर 2024 तक के प्रश्नों के सॉल्यूशन का संग्रह वहां पर रखा हुआ है, तो आप वहां जाकर उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वहां पर इन प्रश्नों के सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको देखने को मिलेंगे। डी और एफ ब्लॉक के बीच में 5 अंतर आपको बताना है, याद रख लेना, अच्छा सा प्रश्न है, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण होते हैं।
उनकी एंथैल्पी उच्च क्यों होती है? क्योंकि उनमें उनका न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ऐसा होता है, ध्यान रखना। संपूर्ण धातु उनके कई यौगिक अच्छे उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। उत्प्रेरक का कारण क्या है कि उनका सरफेस एरिया जो होता है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल होते हैं, ऐसे कुछ कारण होते हैं। तो विद्यार्थियों, आप जुड़े हुए थे मेरे साथ यानी डॉक्टर दिपेंद्र कुमार शर्मा के साथ, आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्पीड हायर एजुकेशन पे। आपका अपना एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा। आप वहां पर प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में क्लास 12th का वीडियो लेक्चर देखिए। वहां पर आपको पिछले 12 वर्षों के सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन मिलेंगे। यूनिट वाइज 10 अलग अलग वीडियो हैं, उन 10 वीडियो को आप देखिए ताकि आपके परीक्षा परिणाम में अच्छा सुधार हो सके। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं डॉक्टर दिपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।